हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। यह जो टॉपिक है यह हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन कहा जाता है, इस चैप्टर से इस टॉपिक को लिया गया है। तो इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसको मैं डायग्राम के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, यह घटना कैसे होती है। यह घटना हमारे जीवन में हर एक जगह होती है और अपवर्तन की घटना ज़्यादातर हमें लेंस में देखने को मिलता है। लेंस में जो हम अपने आँख में चश्मे लगाते हैं उसमें भी लेंस होता है। उस कांच के टुकड़े से, उस कांच के लेंस से प्रकाश आर से पार होती है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, परिभाषा के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको डायग्राम के साथ बता देता हूं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो अपवर्तन की जो घटना होती है वह केवल कांच के टुकड़े या लेंस में होती है, दर्पण में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि दर्पण हमारा कुछ इस तरीके से होता है। दर्पण के एक साइड क्या किया हुआ होता है, पॉलिश किया हुआ होता है। पॉलिश होने के कारण जो प्रकाश किरण होती है वह इस पार नहीं जा सकती, क्योंकि इधर क्या है, इधर पॉलिश किया हुआ है। क्या है? पॉलिश किया हुआ है। इसी कारण जो प्रकाश की किरण होती है यह इसे चीर कर आगे नहीं निकल सकती। ठीक है, इसीलिए इस दर्पण यानी कि दर्पण में केवल प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश का परावर्तन की घटना होती है। दर्पण में प्रकाश का अपवर्तन की घटना नहीं हो सकती। ठीक है, इस बात को नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन के लिए एक डायग्राम बताते हैं। डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो हमने एक लिया कांच का टुकड़ा, इसे हमने कहा ये हमारा है M1 M2। क्या हो गया? M1 और M2। इसे हम कहेंगे कांच। ये हमारा कांच क्या है? कांच कैसा है? पारदर्शी कांच है। कैसा कांच है? पारदर्शी कांच है। और यह है इस कांच का अभिलंब। क्या है? अभिलंब है। हमने इस पर अभिलंब खींच दिया। क्या है हमारा? अभिलंब है। अब कोई प्रकाश किरण इस कांच पर ऐसे तिरछी पड़ती है। ठीक है, इस कांच पर ऐसे तिरछी पड़ती है। कोई प्रकाश किरण इस कांच पर ऐसे तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के बाद यह प्रकाश किरण पार हो जाएगी। क्यों पार हो जाएगी? क्योंकि इसके एक साइड पॉलिश नहीं किया हुआ है। यह हमारा कौन सा माध्यम है? अब हमारा पारदर्शी माध्यम है। कौन सा माध्यम है? पारदर्शी कांच है। पारदर्शी होने के कारण ही यह प्रकाश इस तरफ से इस तरफ यानी कि माध्यम ए से माध्यम बी में चल जाती है। क्या होता है? माध्यम बी में चली जाती है। ठीक है, चली जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी एक साइड पॉलिश नहीं किया हुआ है। तो ठीक है, आप लोग इसके डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यह प्रकाश किरण ऐसे आई। इस आने वाले प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गई। फिर जो प्रकाश किरण इस कांच से टकराकर इस कांच से पार होकर दूसरी तरफ माध्यम बी की तरफ निकलती है। जो प्रकाश किरण माध्यम ए में आई, फिर माध्यम ए से इस कांच से जब पार होकर माध्यम बी में पहुंची, तो यह जो प्रकाश किरण माध्यम बी में पहुंची यह सीधा ना जा करके यह कभी अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाती है और कभी कभी अभिलंब से दूर भी हट जाती है। क्या होता है? अभिलंब से दूर भी हट जाता है। अब कब यह अभिलंब की ओर झुकती है और कब अभिलंब से दूर हटती है, इसके लिए भी एक कारण है। क्या? सघन और विरल माध्यम। उसको मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन की घटना कैसे होती है इसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो बात करते हैं कि एक प्रकाश किरण आई और यह कांच से टकराई। जब यह माध्यम ए से माध्यम बी में पहुंची, ठीक है, माध्यम बी में पहुंची, तो यह जो प्रकाश किरण से सीधी आ रही थी, लेकिन जब इस कांच के टुकड़े से पार हुई तो यह सीधी नहीं गई। यह क्या हुआ?
या अभिलंब की ओर झुक गया, अभिलंब की ओर झुक गया। तो ये जो प्रकाश किरण आ रही थी इसको हमने क्या कहा, आपतित किरण। जो इस कांच के टुकड़े से पार होकर दूसरे माध्यम में निकली इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। क्यों? आ माने आ मतलब नहीं, परिवर्तित मतलब घूमी, परिवर्तित मतलब मुड़ा। परावर्तन की घटना में क्या होता था, प्रकाश ऐसे आता था फिर टकराकर वापस चला जाता था। लेकिन जो अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना में जो प्रकाश किरण आई फिर जो इसके पार चली गई इसे परावर्तक किरण नहीं कहेंगे, इसे हम अपवर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण नहीं, अपवर्तित किरण कहेंगे, क्योंकि यह अपरिवर्तित है, परिवर्तित नहीं अपरिवर्तित है, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यह उसी माध्यम में वापस नहीं जाती है जिस माध्यम में आती है, या दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है। ये हो गया अपवर्तित किरण हो गया। जो प्रकाश किरण आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं। यह जो हमारा है यह हमारा क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है, अभिलंब है। तो ये जो प्रकाश किरण आ रही थी, आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? यह कोण परावर्तन यानी कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में भी बनता है। तो इस कोण को हम नाम दे देते हैं क्या, इस कोण का नाम होता है आपतित कोण, आपतित कोण, आपतित कोण, ठीक है। आपतित कोण, आपतित कोण नाम देते हैं। सॉरी आपतित किरण नहीं, आपतित कोण नहीं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण के नाम से जाना जाता है। इस आपतन कोण को हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर जो कांच के माध्यम बी है, जो ये माध्यम बी है, ये तो हमारा कांच के ऊपर का भाग का जो माध्यम ए है, जो कांच के नीचे का भाग वो माध्यम बी है। तो माध्यम बी में और ये अभिलंब और जो ये प्रकाश किरण कांच के दूसरी माध्यम में आई है यानी कि अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। इस कोण को हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आपतित किरण आपतन कोण को एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात हुई क्लियर। यह तो हमारा कांच का था टुकड़ा। एक बात वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, जो प्रकाश की परावर्तन की घटना थी उसमें जो एंगल आई यानी कि आपतन कोण का मान सदैव एंगल आर के बराबर होता था, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री होता था तो यह भी 30 डिग्री होता था, अगर ये 40 डिग्री होता था तो यह भी 40 डिग्री ही होता था, ठीक है। लेकिन जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में एंगल आई का जो मान होता है एंगल आर के मान के बराबर नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं बराबर होता है? यह तो सीधा आ रहा था, अगर सीधा जाता तब इस कोण के बराबर यह कोण होता, लेकिन कभी इधर झुक जा रहा है कभी उधर झुक जा रहा है, इसी कारण इसके मान और इसके मान में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यही कारण है कि जो हमारी अपवर्तित किरण होती है माध्यम बी में जाने के बाद वह सीधा ना जा करके कभी अभिलंब की ओर झुकती है तो कभी अभिलंब से दूर हो जाती है। इसी घटना के कारण अब प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान सदैव बराबर नहीं रहता है, कभी बराबर नहीं हो सकता, बराबर ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया एंगल आई इज इक्वल टू नॉट एंगल आर, ठीक है। यानी कि एंगल आई का मान कभी भी एंगल आर के मान के बराबर नहीं हो सकता। किस घटना में? प्रकाश का अपवर्तन यानी कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में यह एंगल आई और एंगल आर का मान कभी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। यह जो किरण आती है इसे आपतित किरण कहते हैं। यह जो प्रकाश की मतलब जो किरण माध्यम बी में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण के नाम से जाना जाता है। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया। और जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण मुड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं, आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। ये हुई
प्रकाश के अपवर्तन का डायग्राम, ये हमारे प्रकाश के अपवर्तन का डायग्राम है, ठीक है। ये हो गया। ये तो डायग्राम आप समझ गए होंगे किस तरीके से होता है, क्या क्या कौन सी किरण कहाँ पर होती है, किस किरण के बीच और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, ये आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा। अब इसी से परिभाषा है, परिभाषा यह है कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि सीधा ना जाकर के कभी इधर हो जाती है। तो इसी घटना को, बस इसी घटना को ही प्रकाश का पर अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो वही है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात सीधा ना जाकर के कभी अभिलंब की ओर झुक जाती है तो कभी अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। मैं इसको लिखकर आपको दे रहा हूँ, आपको कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ें और अच्छे अंक ला सकें, ठीक है। ये डायग्राम आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट आपके पास नहीं रह गया होगा, ठीक है। अब इसका परिभाषा मैं आपको लिख कर देने वाला हूँ और इसी से बनाकर मैं परिभाषा लिखूंगा, ना कि किताब से, ठीक है। तो लिखते हैं क्या, हमने लिखा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, यानी कि सीधा ना जाकर के कभी टेढ़ा कभी इधर कभी उधर हो जाती है, विचलित हो जाती है, ठीक है। इसी घटना को, ठीक है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। कि हमने लिखा कि जब कोई प्रकाश किरण, हमने आपको डायग्राम में बताया था कि एक प्रकाश किरण आ रही थी, जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो वह अपने क्या हुई? मार्ग से विचलित हो गई। तो वही बात यहाँ पर हमने लिख दिया कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यही बात हमसे कह रहा है कि यह कोई एक पारदर्शी माध्यम है, हमारा कांच है। क्या है? कांच, ठीक है। तो कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण, यह हमारा माध्यम 1 है, यह हमारा माध्यम 2 है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण, यह हमारा कोई प्रकाश किरण हो गया, क्या हो गया? प्रकाश किरण हो गया। तो जहां पर यह पारदर्शी माध्यम से प्रकाश किरण टकराती है वहां पर एक सीधा अभिलंब बन जाता है। क्या बन जाता है? सीधा अभिलंब बन जाता है। तो कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम 1 है, अब कह रहा है कि माध्यम 1 से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह क्या हुई? प्रवेश किया। क्या हुआ? प्रवेश किया। तो प्रवेश करने के बाद यह ऐसे टेढ़ा मुड़ गया, यह सीधा नहीं गया। तो कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में आप देख सकते हैं प्रवेश कर चुकी है, प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये अपने मार्ग से क्या हुआ? विचलित हो गया। अब ऐसे सीधा आ रहा था, अब इस माध्यम दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश किया, यह अपने मार्ग से विचलित हो गया। अब सीधा ना जाकर के हल्का सा अभिलंब की ओर झुक गया। तो
अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना को, बस इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से इससे जाना जाता है। ठीक है, तो वही बात है, इसी घटना को, जब कोई प्रकाश किरण सीधा आ रहा था, जैसे ये माध्यम एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, या कोई कांच का टुकड़ा है, ऐसे प्रकाश आ रहा था, सीधा आ रहा था, लेकिन इससे पार होने के बाद वह टेढ़ा हो गया, तो बस इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को आप एक प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। आप एक लीजिए कांच का ग्लास, उसमें आधा ग्लास पानी को लीजिए, पानी को लेने के बाद उसमें एक सिक्का डाल दीजिए या पेंसिल को डाल दीजिए, उसको एक साइड से देखेंगे तो पेंसिल जो होता है वह हल्का आपको टेढ़ा लगेगा। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश का परावर्तन है, क्योंकि पेंसिल की प्रकाश से सीधी आ रही थी, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में आई वह हल्का सा पेंसिल टेढ़ा दिखने लगा। ठीक है, तो बस यह था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपको हमने बताया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का चित्र भी बताया, और चित्र के माध्यम से हमने आप इस परिभाषा को समझाया। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक बता दें कि एक होता है हमारा माध्यम जो है, एक होता है हमारा सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम और विरल माध्यम, तीन दोनों माध्यमों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन की घटना सघन और विरल माध्यम के कारण ही होती है, और यह सघन विरल है क्या, इसे समझना बहुत जरूरी है। यह हमारा सघन माध्यम और एक हमारा विरल माध्यम। तो ये सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, आपको सघन और विरल शब्द से ही इसका पता चल रहा होगा। सघन मतलब क्या, घना। अब हमारे पास 5 अंगुलियां हैं, अब ये सघन है, लेकिन हम 2 करते हैं तो क्या हो गया, विरल हो गया। बस वही है कि जब संख्याएं ज़्यादा होती हैं तो उसे हम सघन कहते हैं। ठीक है, जब संख्याएं कम होती हैं और उस क्षेत्र से रिलेटेड वस्तुएं कम होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विरल कहते हैं। जैसे अब एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये प्लेट, क्या है, प्लेट है हमने इसमें कंचे वाली गोली के कुछ टुकड़े रख दिए। अब हमने यहाँ पर कंचे वाले गोली के कुछ टुकड़े रख दिए। ठीक है, ये कंचे वाले गोली के हमने टुकड़े रख दिए, और एक प्लेट हमारे पास और है, क्या है, एक प्लेट और है, ये एक प्लेट और है। इसमें देख सकते हैं ढेर सारी गोलियां हैं, और इसमें हम देखें केवल 4 ही गोलियां, 5 गोलियां हैं। ठीक है, तो ये जो है माध्यम, ये सघन माध्यम है, ये सघन है, ये क्या है, विरल है, क्योंकि यहाँ पर गोलियों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर गोलियों की संख्या कम है, इसलिए यह सघन हो जाता है, यह विरल हो जाता है। बस उसी तरीके से प्रकाश के अपवर्तन में भी सघन और विरम होता है। देखो ये हमारा था कांच, क्या था, कांच। देखो जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। सघन, सा से साथ, यानी कि अभिलंब के साथ। तो जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के साथ, यानी कि अभिलंब की ओर झुकती है। जब सघन से विरल में आती है, विरल से बिछड़ना, तो वह अभिलंब से बिछड़ जाती है, यानी कि दूर हो जाती है। ठीक है, तो वही बात है। पहले हम समझेंगे सघन। तो जिस माध्यम में, सघन का परिभाषा लिख देते हैं, क्या है कि जिस माध्यम में प्रकाश, ठीक है, प्रकाश की चाल कम होती है, उस माध्यम को विरल माध्यम का, सघन माध्यम कहा जाता है। कौन माध्यम? सघन माध्यम कहा जाता है। ठीक है, तो वही बात है। सघन माध्यम क्या है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जब प्रकाश की चाल कम होगी तो वह धीरे धीरे से डाउन होने लगती है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे डाउन होने लगती है, इसी कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाती है जब विरल से सघन में आती है। अभी डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को सघन माध्यम के नाम से जाना जाता है, सघन माध्यम कहा जाता है। और जिस माध्यम में, जस्ट इसी का अपोजिट, तो जिस माध्यम में
माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश की चाल, ठीक है, तीव्र होती है, तीव्र होती है, तीव्र होती होती है, उस माध्यम माध्यम को विरल विरल माध्यम माध्यम, ठीक है, के नाम से, ठीक है, जाना जाता है, ठीक है, जिस माध्यम में। तो वही बात है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तीव्र होती है यानी कि तेज होती है, उस माध्यम को विरल माध्यम कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है तो उस माध्यम को सघन माध्यम से के नाम से जाना जाता है। तो जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल तीव्र होती है उसे विरल माध्यम के नाम से जाना जाता है। देखो, सघन और विरल में कुछ डिफरेंट है, बस यही है, डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वह क्या है। देखो, यह हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर अपवर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन का जो डायग्राम है बस वही डायग्राम रहेगा कि यह हमारे पास क्या है, यह है हमारे पास कांच, क्या है, यह हमारे पास है कांच, यह हमारे पास कांच है और इस पर हमने खींचा अभिलंब, क्या खींचा, अभिलंब, ऐसे खींच दिया अभिलंब, ये हमारा हो जाएगा अभिलंब, अभिलंब हो जाएगा, ठीक है, अभिलंब हो गया। तो अब हम इसको, ये हमारा है, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे कि ये सघन है कि विरल, आप ही बताएंगे कैसे। देखो, एक प्रकाश किरण ऐसे सीधी आई, ऐसे प्रकाश किरण सीधी आई, ठीक है, इस आने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस आने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो हमारा बनता है आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, इसे एंगल आई से जाना जाता है, ठीक है, आपतन कोण को एंगल आई से जाना जाता है। और बात करें कि जब यह प्रकाश किरण इससे आती है तब जब यह कांच के टुकड़े से पार करती है, जब यह माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर, या तो अभिलंब की ओर झुकती है और अभिलंब से दूर हटती है। कब अभिलंब से दूर हटती है, कब अभिलंब की मतलब अभिलंब की ओर झुकती है, यह बात सघन और विरल माध्यम से पता चलता है। देखो, जब यह विरल माध्यम होगा, ठीक है, जब यह विरल माध्यम होगा और यह सघन माध्यम होगा, कौन सा माध्यम, सघन माध्यम होगा, तो जब यह सघन माध्यम होगा तो यह अभिलंब की इस साइड में झुकेगा, ठीक है, अभिलंब की इस साइड में। की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, क्यों, इसका रीजन होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके परिभाषा में पढ़ा था कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तीव्र में कम होती है उसे सघन माध्यम से के नाम से जाना जाता है। अब मान लो एक प्लेन है और प्लेन है, एक हवाई जहाज जिसे हम कहते हैं, वह हवाई जहाज मान लो कि वह 700 किलोमीटर प्रति आवर, 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ये हमारा है प्लेन। तो कोई प्लेन है जो, ये हमारा प्लेन, ठीक है, ये हमारा प्लेन, या कुछ इस तरीके से है प्लेन, ठीक है, ये हमारा प्लेन। तो एक प्लेन है जो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, कंटिन्यूअस जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसका जो चाल है वह घट करके कैसा हो जाएगा, घट करके मान लो वह 300 किलोमीटर पर आवर हो गया, 300 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो अब 700 कहाँ था, कहाँ 300 था, तो जब वह 300 हो जाएगा भाई, जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो धीरे धीरे गिरने लगेगा, कैसे हो जाएगा तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे डाउन होने लगेगा, धीरे धीरे डाउन होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। यहाँ पर 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और यहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो जब यहाँ पर देखो इसकी स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पर 300, तो जब स्पीड घटेगी तो जो हमारा ग्रेविटी होता है वह अपने तरफ वस्तुओं को खींचता है, तो धीरे धीरे प्लेन ऐसे जा रहा था, धीरे धीरे ऐसे डाउन होने लगेगा। बस वही बात यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर कण ज़्यादा होते हैं, कण क्या है, ज़्यादा हैं, कण ज़्यादा होने के कारण प्रकाश की जो चाल होती है कम होने के कारण वह अभिलंब की ओर आ जाती है, ठीक है। अगर यहीं कहीं पे मान लो यह विरल माध्यम हो जाता,
यह ऊपर वाला सघन माध्यम हो जाता और यह विरल माध्यम हो जाता, विरल। तो यह जो प्रकाश किरण है यह अभिलंब की ओर ना करके यह अभिलंब से दूर हटने लगती। कैसे हो जाती? दूर हटने लगती। क्यों? क्योंकि देखो अब यही बात यहाँ पर हम ले लेते हैं 300, यहाँ पर ले लेते हैं 700। अब यहाँ पर प्लेन है, अब प्लेन है देखो अब यहाँ पर प्लेन है, ये ऐसे 300 किलोमीटर यहाँ पर है, यहाँ पर 700 किलोमीटर। जब जो प्लेन होती है वह रनवे पर उसकी स्पीड बहुत कम होती है, ठीक है। जब उसकी स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाती है वह प्लेन हवा में ऊपर उड़ते जाता है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड घटती जाती है वह नीचे गिरता जाता है। तो स्पीड यहाँ पर देखो, यहाँ पर कण दूर दूर होने के कारण प्रकाश की जो चाल होती है वह अधिक हो जाती है। प्रकाश की चाल जब अधिक हो जाएगी तो वह तीव्रता से चलने लगती है। जब तीव्रता से चलने लगती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। यही कारण है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अरे मनुआ क्या मिनट कोई